कि क्रिप्टो में ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे देने हैं, फिर आपको क्रिप्टो खरीदना है। बिना पैसे इन्वेस्ट किए भी आप क्रिप्टो को अर्न कर सकते हैं। और वो कहते हैं, "क्या? हमने तो यही सुना था कि पैसे दो, अपना फेवरेट क्रिप्टो लो।" मैं कहा, "नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आप क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी चेन्स हैं, जिनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको आप जाके सिर्फ टेस्ट करो, वेरीफाई करो, कंट्रीब्यूट करो, कुछ एक्शंस परफॉर्म करो और आपको बदले में रिवॉर्ड मिलता है, जिसको क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स कहते हैं।" क्या आप एग्री करते हो सर कि मैक्सिमम लोगों को जो नए हैं उनको ज़रूर इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि ब्लॉकचेन्स को टेस्ट करें, वेरीफाई करें, उस बहाने वो कुछ सीखेंगे भी और बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। डू यू थिंक ये बड़ा होने वाला है फ्यूचर में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को टेस्ट करेंगे, खुद ऑडिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे और बदले में रिवॉर्ड पाएँगे? देखिए, अच्छी चीज कई बार अगर जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए शुरू हो जाए तो उसका सही इम्पैक्ट की बजाय गलत इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाता है। मैं अच्छी चीज से शुरू होता हूँ। हुँ, जैसे आज की तारीख में अगर आपको कोई कहे कि रिलायंस कंपनी है, उसकी 50% ओनरशिप अंबानी परिवार के पास नहीं है, जनता हुँ, के पास है, तो आपको लगे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हुँ, पर ऐसा है नहीं। 50% से ज्यादा उसकी जो मलकियत है वो अंबानी परिवार के पास है। हुँ, क्रिप्टो के अंदर जो 90% प्रोजेक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम 50 to 60% जो एक प्रोजेक्ट की ओनरशिप है वो कम्युनिटी के हाथ में है। तो पहला तो ये बात अपने आप में विश्वास के काबिल लगती नहीं है। बट जब आपको लगता है कि यस ये है, तो सवाल है कि किसी चीज के मालिक बनना इतना आसान नहीं होता। अगर अंबानी परिवार के पास 50% से ज्यादा इक्विटी है तो क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने उसके लिए मेहनत की है, उनकी 3 पुश्तों ने उसके लिए मेहनत की है। पर सवाल ये है कि अगर एज अ नॉर्मल यूजर आप किसी प्रोजेक्ट के ओनरशिप में हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी कि उस प्रोजेक्ट को वैल्यूएबल बनाने में आपको कोई मेहनत, कोई ना कोई हिस्सा डालना पड़ेगा। तो वो हिस्सा डालना, अगर आप वो काम करते हैं तो बदले में आपको उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जैसे जब मैंने पहली पहली बार ब्रेव ब्राउजर यूज करना शुरू किया तो मुझे हर महीने 200 बैट मिला करते थे, जो टोकन था, जिस टोकन का मैं इस्तेमाल करता था। हुँ, बेसिकली बैट आपकी अटेंशन को रिवॉर्ड करता है कि आप जितना टाइम बैट के अंदर एड्स को देखते हैं, उस अटेंशन को वो आपको रिवॉर्ड करता है। जैसे गूगल पर आप क्रोम में जब जो भी ऐड देखते हैं, उस ऐड की जो कमाई होती है गूगल के पास जाती है। पर ब्रेव ब्राउजर में क्या होता है कि जो ऐड की कमाई होती है वो 70% आपके पास आती है। पर वो 70% आपके पास आती है बैट टोकन में। वो कब आएगी? जब आप उस ऐड को देखोगे। अगर आपने ऐड को नहीं देखा तो वो 200 टोकन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक। अब अगर ब्रेव ब्राउजर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो टोकन की वैल्यू भी बढ़ेगी। हुँ, और वो वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब मैं उन एड्स को देखूंगा, लोग उसकी डिमांड करेंगे, तो धीरे धीरे अगर कल को ब्रेव ब्राउजर के 65 मिलियन की बजाय 650 मिलियन यूजर्स हो जाएं या 2 बिलियन यूजर्स हो जाएं, तो सोचिए उस टोकन की वैल्यू क्या होगी। पर वो शुरुआत कहां से होएगी? जब मैं ब्रेव ब्राउजर इस्तेमाल करूंगा और उसमें जो ऐड आएगी वो ऐड देखूंगा, जो ऐड मैं देखना चाहता हूं। कितनी ऐड देखना चाहता हूं वो मेरी मर्जी है। ब्रेव ब्राउजर आपको ये परमिशन देता है। तो इसका मतलब क्या है? सर, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो ब्रेव
और बैट इकोसिस्टम की ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन किया उसके बदले में उन्होंने मुझे टोकन दिए, और वो टोकन एक तरह से मेरी इक्विटी बन गई। यानी कि मैंने पे करके 10-20 हजार रुपए पे करके या $1000 पे करके बैट टोकन नहीं खरीदे। तो जब आप ऐसे सोचते हैं कि आपने बैट कमाए और बैट बचा के रख लिए, आपने मार्केट में नहीं बेचे, अगर 20 साल बाद उन टोकन की कीमत 100 गुना बढ़ जाए, तो इसका मतलब कि आपकी मेहनत की कमाई 100 गुना बढ़ गई। उसी तरह से मैं आपको उदाहरण देता हूं यूनिस्वैप की। यूनिस्वैप एक बेसिकली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और यूनिस्वैप जब लॉन्च हुआ तो उसका कोई टोकन नहीं था। वो सिर्फ टोकन फीस चार्ज करते थे, ट्रेडिंग फीस चार्ज करते थे, जो थी एवरेज 0.3%, कोई भी ट्रेड होता था। धीरे धीरे यूनिस्वैप बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि वो इथीरियम और ERC-20 टोकन्स का सबसे पहला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज था। तो जो पॉपुलर होता गया, एक पॉइंट के बाद उसके फाउंडर ने क्या किया, पूरे प्लेटफॉर्म को टोकनाइज कर दिया। पर उसने क्या किया, 40% टोकन सप्लाई उन लोगों को दी जिन लोगों ने यूनिस्वैप के ऊपर ट्रांजैक्शंस की थी। किसी ने 10 की थी, किसी ने 20 की थी, किसी ने, उसने पर ट्रांजैक्शन और उसके वॉल्यूम और वेट ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से एक फॉर्मूला लगाया और लोगों को उनके अकाउंट के ऊपर, क्योंकि एड्रेसेस उसके पास थे ही, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम था, तो उसने उन एड्रेसेस पर एयर ड्रॉप कर दिए यूनी टोकन। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के यूनिस्वैप यूज कर रहे थे सालों से, जिसके मान लीजिए 100, 200, 500 ट्रांजैक्शन, 1000 ट्रांजैक्शन हुई हैं, उनको जो टोकन मिले, किसी किसी को इतने टोकन मिले कि उन टोकन्स की मार्केट वैल्यू $1,00,000, किसी की $50,000, किसी की $2,00,000, किसी की $10,000, किसी की $20,000 वैल्यू हो गई। अब एक तरह से ये वो चीज है कि आपने बिना पैसे दिए ढेरों पैसे कमा लिए। ये पैसे मिले एक नेटवर्क के अंदर वैल्यू कंट्रीब्यूशन करने से। ब्लॉकचेन्स और टोकन्स का ये जो पूरा का पूरा क्रिप्टो ने संसार बनाया है, ये लोगों के किए हुए एफर्ट को इकट्ठा करके उस टोकन की वैल्यू उसके प्राइस में कन्वर्ट करने की एक साइंस है, एक इकोनॉमिक्स है, और ये जहां पर सही होता है वहां पर इसका बहुत फायदा होता है। बट ये तो होगी अच्छी बात, पर जब बहुत अच्छी हो जाती है तो उसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। अगर मान लीजिए एक नया फाउंडर आता है, वो मार्केट में कहता है कि मैं ये प्रोडक्ट XYZ लॉन्च कर रहा हूं, और जो इसको यूज करेगा उसको मैं 20%, 40%, 50%, 60% टोकन दूंगा। अब अगर वो शुरू में ही सीधा एयर ड्रॉप अनाउंस कर देता है और 40-50% टोकन बांट देता है शुरू में, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार लॉन्ग टर्म में बढ़े या ना बढ़े, शॉर्ट टर्म में तो बढ़ेगा। तो अब क्या करते हैं लोग, एयर ड्रॉप के चक्कर में उसकी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जब एयर ड्रॉप खत्म होता है तो उसकी एप्लीकेशन यूज करना बंद कर देते हैं। तो जब हर कोई ऐसे करेगा, एयर ड्रॉप का बेसिक रूल है कि 10% से ज्यादा पहले साल टोकन जनता को मत दो, और अगर एयर ड्रॉप 40% करना है तो कम से कम 5, 10, 20 साल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग सीजन में डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप एक ही सीजन में सारे टोकन एयर ड्रॉप कर रहे हो तो जनता एयर ड्रॉप हंटर बन जाएगी। तो उसमें जैसे ही आपका एयर ड्रॉप खत्म होएगा, जनता आपके प्रोजेक्ट को छोड़ के किसी और एयर ड्रॉप हंटिंग में चली जाएगी। तो इसलिए अगर मीठा लिमिट में हो तो बहुत अच्छा होता है, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो शुगर कर देता है। तो ये कुछ उस तरह की है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एयर ड्रॉप के बारे में हम इतना सुनते हैं, तो एयर ड्रॉप के कितना
इकोसिस्टम के लिए फायदे की चीज है, कितना नहीं, उसको आज पहली बार हमने समझा आपके माध्यम से।